हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 4। सर, इस चैप्टर की एक स्पेशलिटी है कि ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इजी चैप्टर है। क्यों? रीजन समझिए। इसमें आपके जितने भी प्रोविजन थे ना, अप्रोक्सीमेटली सभी रिकॉल हो जाएंगे। सारे प्रोविजंस आपके लगभग रिकॉल हो जाएंगे। कैसे सर? देखो, हमने सर कहीं ना कहीं पढ़ा था डिफरेंट हेड्स के बारे में। सर, हमने डिफरेंट हेड के बारे में पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में, IFOS, कैपिटल गेन, सैलरी या PGBP। साहब, हमने जितने भी हेड्स पढ़े ना, सारे इनकम के हेड्स के बारे में यहाँ पे बात कर दी जाएगी। उसके बाद सर हमने जो सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग के प्रोविजन पढ़े थे, उनकी भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर दी जाएगी। मतलब चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा लगेगा, चैप्टर नंबर 5 का यूज होगा, चैप्टर नंबर 6 का यूज होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिडक्शंस के बारे में भी बात करना पड़ेगा, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 की डिडक्शंस भी निकलेगी। उसके बाद सर यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल इनकम, और उसके ऊपर सर टैक्स की बात यहाँ पे कर देंगे। टोटल इनकम भी निकालेंगे, और सर हम यहाँ पे टैक्सेस के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, सर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो हम ये टैक्स निकालते समय इस चीज पे ध्यान देखेंगे कि भाई जिसका निकाल रहे हैं वो रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉट रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रोविजंस आपके क्या होने वाले हैं? रिवाइज होने वाले हैं। सारे के सारे प्रोविजंस आपके यहाँ पे रिवाइज होके जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपना। बुक आप लोग अपने पास रख लेना, बुक सभी के पास होनी चाहिए। सर, जब हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो सभी लोग अपनी पूरी की पूरी चेयर पे सपोर्ट लेके बैठिए। मेरे साथ किसी को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कैलकुलेटर पास होना चाहिए, और क्वेश्चन पॉइंट लिखने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा मजा आने वाला है। क्वेश्चन 1 कहता है, मिस सी, सी के बारे में बात हो रही है साहब, इज एन अमेरिकन नेशनल, अमेरिकन नेशनल है ये, गॉट मैरिड टू मिस्टर रेड्डी ऑन इन सॉरी ऑफ इंडिया इन USA ऑन 2/3/2021। सी की शादी हो गई रेड्डी साहब से, अमेरिका में हुई। इस समय क्या मतलब है? क्वेश्चन में बहुत से इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट दी हुई थी भाई, हमें इस इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड। चलिए साहब, एंड क्या कहते हैं? came to India for the first time on 16th of मई, सॉरी 16th of March 2021। ये 16 मार्च 2021 को पहली बार भारत में आई है। सर देखो, 16 मार्च 2021 को भारत में आई है ये, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में ये भारत में कितने दिन रही? 16 मार्च 2021 को पहली बार अगर ये भारत में आई है, तो इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन भारत में रही? सर, प्रीवियस ईयर 2021 में सिर्फ और सिर्फ ये मैडम 16 डेज ही तो भारत में रह पाई हैं। 16 मार्च से आप 31 मार्च तक का डेट कैलकुलेट करो, तो प्रीवियस ईयर 2021 में ये मैडम सिर्फ और सिर्फ 16 डेज भारत में रही हैं। ठीक, ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। शी लेफ्ट फॉर USA ऑन 19 ऑफ सितंबर 2021। 19 सितंबर 2021 को ये फिर से यूएसए चली गई। मतलब सर, प्रीवियस ईयर 21-22 के बारे में बात करें, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो प्रीवियस ईयर आता है, इस प्रीवियस ईयर 21-22 में ये मैडम कितने दिन भारत में रही है? कैलकुलेट करते हैं कि मैडम भारत में कितने दिन रही है। देखो, ये पहली बात तो अप्रैल में पूरा दिन रही, मई में रही, जून में रही, जुलाई में भी रही, अगस्त में भी रही, सितंबर में 19 सितंबर तक ये मैडम रही है। 19 सितंबर तक रही है। टोटल आप ऐड करिएगा, टोटल ऐड करिए कितने दिनों के लिए मैडम भारत में रही है। तो साहब, टोटल आपका आ रहा है 172 डेज के लिए मैडम भारत में रही है अभी तक। ठीक, चलो साहब, उसके बाद ये फ्लाइट ली, चली गई मैडम, टाटा बाय बाय। शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27th ऑफ मार्च 2022। 27 मार्च 2022 को ये वापस आ गई। मतलब मार्च में भी ये कितने दिन रही?
27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन अगेन ये इसी प्रीवियस ईयर में 5 डेज फिर से आ गई। प्रीवियस ईयर 21, 22, 31 मार्च 2022 तक 5 दिन फिर से आके रह गई। 27 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक 5 डेज और रही। तो ये टोटल प्रीवियस ईयर 21-22 में बताओ कितने दिन रही, कैलकुलेट करो। 172 + 5 = 177 डेज रही। 177 डेज रही। जब इतना लिख रहा है ना, तो आओ एक बार छोटा सा पढ़ लेते हैं कि हमें जानना क्या है, हमें किस डायरेक्शन में सॉल्यूशंस को सोचना है। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है अपने को। एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब सर पहला क्वेश्चन तो बताइए कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, दूसरा क्वेश्चन इनकी टोटल इनकम कितनी है, और तीसरा क्वेश्चन इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। ये पहले सब पार्ट में 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। चलिए सर बात करते हैं। सर हमने एक बहुत अच्छे से रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि आपको रेसिडेंट तब माना जाता है अगर आप 182 डेज और मोर रहे हो भारत में। क्या ये मैडम 182 डेज और मोर रह पाई भारत में? बिल्कुल भी नहीं सर, 182 डेज और मोर भी भारत में नहीं रह पाई। साथ ही साथ अगर आप करंट ईयर में दूसरी जो कंडीशन थी, याद करिए वो कंडीशन मैंने बताई थी, 182 डेज या तो फिर दूसरी कंडीशन जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी 60 डेज भारत में रहे हो, तो सर 60 डेज तो हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों में 365 डेज अगर आप भारत में रहे हो तो भी माना जाएगा कि आप भारत के रेसिडेंट हैं। तो सर यहां पे अगर आप देखिए तो इस प्रीवियस ईयर 21-22 दैट इज आपको निकालना किसके लिए, असेसमेंट ईयर 22-23। मतलब आपसे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब आपसे पूछ रहा है साहब प्रीवियस ईयर 21-22 का डेटा। ठीक है, बात को समझो, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 21-22 में आप कितने दिन रहे हो साहब? प्रीवियस ईयर 21-22 में आप 177 डेज रहे हैं। 60 डेज से तो ज्यादा रह लिए, लेकिन क्या पिछले 4 सालों में 365 दिन रह पाए? बिल्कुल भी नहीं, पिछले 4 सालों में 365 दिन नहीं रह पाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 डेज आप रहे हैं। देखिए बताया है 20-21 में आप आए, 16 दिन मैडम रही यहाँ पे, उसके पहले कभी भारत आई नहीं थी वो। तो ये सेकंड बेसिक कंडीशन भी पिट गई, फर्स्ट कंडीशन भी पिट गई। इसका मतलब इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? नॉट रेसिडेंट। ये नॉट रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट नहीं बन पाई एमएससी भारत की। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर यहां तक की बात समझ में आ गई है, आगे पढ़ते हैं। वाइल इन इंडिया, जब ये मैडम मोहतरमा भारत में थी, शी हैड परचेज्ड अ शोरूम इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 2021। मैडम भारत में आई और 30 अप्रैल को उन्होंने एक शोरूम खरीद लिया भारत के अंदर, चलो, which has leased out to a company on a rent of 25,000 per month from 1st May 2021। और इन्होंने तुरंत उठा के रेंट पे भी दे दिया उसको। यहां पे बड़ा मजा आता है कि साहब ये 1 मई 2021 से रेंट पे दे रही है। याद रखना इस साल में 11 महीने के लिए उन्होंने रेंट दिया। तो देखिए हमने जब कहा कि हम इनकी इनकम निकालेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम इनकी इनकम निकालेंगे। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को आता है, प्लीज क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर शोरूम का हमको रेंट मिला है तो वो आईएफओएस में चल जाएगा क्या? ये बहुत बड़ा पॉइंट कई बार रेज होता है। शोरूम का जब रेंट मिला है तो वो क्या आईएफओएस में चल जाएगा या मेरे पीजीबीपी में चल जाएगा? देखिए आपको एक बात हमने बताई थी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी इवन हम बार बार रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात बैठ जाती है ना कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई भी रेंट आ गया तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो अदर्स का क्या, शॉप्स का क्या, गोडाउन्स का क्या, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का क्या? सर इसके लिए एक छोटा सा रूल मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही बताया था, हम यहाँ रिकॉल करा दे रहे हैं आपको। याद रखना, हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि अगर कोई भी बिल्डिंग अगर आप दे रहे हो, बिल्डिंग एंड अदर असेट अगर आपने किसी को रेंट पे दिया, आप ये लाइन लिख लेना, बिल्डिंग एंड अदर एसेट आपने अगर दिया ना, और जो रेंट पे लेने वाला पर्सन है, जो आपसे रेंट पे चीजें ले रहा है, अगर ये बिल्डिंग और अदर एसेट एक साथ ही लेगा तब तो भैया इसकी इनकम आपकी आईएफओएस में डालो या पीजीबीपी में डालो। लेकिन अगर ये दोनों असेट सेपरेबल है, मतलब वो अगर जो रेंट पे आपसे ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग अगर आप देते हो किसी को रेंट पे तो भी वो तैयार हो जाता है देने के लिए, तब तो सर आप इसकी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करोगे।
याद करिए वहां पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, पीजीबीपी हेड में हमने क्वेश्चन किया था कि साहब बिल्डर्स की कुछ फ्लैट्स बचे हुए थे और 2 साल से ज्यादा का स्टॉक पड़ा रह गया, तो हमने डीम्ड रेंटल्स निकाले थे वहां पे हाउस प्रॉपर्टी एड में। याद कर लो, सब चीजें यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी। इस चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम दे देना, सब चीजें रिकॉल हो जाएंगी आपकी। तो हमने अगेन याद करो क्या बोला, अगर बिल्डिंग और अदर एसेट इनसेपरेबल है, सेपरेट बट नहीं है, जिसको आप रेंट पे देने वाले हो वो सेपरेटली लेने को तैयार नहीं है, वो एक साथ ही लेगा, तब तो सर पीजीबीपी या आईएफओएस पे टैक्सेबल कर दो। लेकिन अगर वो सेपरेबल है तब ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। याद आ रहा है? तो सब यहाँ पे केवल और केवल आपने शोरूम दिया है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका रेंटल जाता है। छोटो एक एक छोटी सी लाइन और आपको बताएंगे, लैंड के केस में क्या होगा। तो याद करो, लैंड के केस में ऑलवेज मैंने बोला है भाई, या तो फिर आईएफओएस जाएगा या तो फिर पीजीबीपी जाएगा। लैंड के केस में जो रेंटल्स होते हैं वो कहीं से भी आप उसको उसमें मत डाल देना, कहीं से भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड पे अगर एग्रीकल्चर का लिए दिया है तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। वो सारी चीजें पता रखी हैं। छोटा सा रिकॉल मैंने बस यहाँ पे आपको करा दिया है हाउस प्रॉपर्टी का। चलिए सर ठीक है, इस क्वेश्चन पे अगर आप वापस आते हैं, 11 मंथ्स के लिए 25,000 रुपीज इंटू 11 मंथ्स, हम कार्य लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे? हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे बताओ? हाउस प्रॉपर्टी की 25,011 इज इक्वल टू 2,75,000 रुपए मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। 2,75,000 रुपए में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। हाँ सर, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? She had taken a loan from a bank for purchase of this showroom. शोरूम परचेज करने के लिए मोहतरमा ने लोन भी लिया था। On which bank had charged interest on 97,500 up to 31st of March 2022. पहली बात तो देखो, अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि ये मैडम बाहर से यहाँ पे आई, कुछ दिन रही, यहाँ की नॉन रेसिडेंट हो गई, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैडम आई यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी, शोरूम लोन पे खरीदी और शोरूम को 11 महीने के लिए रेंट पे भी दे दिया था। 11 महीने का रेंटल ये आ गया। क्वेश्चन में कहीं पे भी म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में नहीं दिया है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस को हटाते हैं। नेट एनुअल वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 2,75,000 रुपीज माइनस 24B का जो 24A में हम क्या करेंगे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। यार इतना आपसे कैलकुलेटर पे ओरल सॉल्यूशन करवाया, अब तो आपको रट गया होगा। तो इसका 37% अगर आप निकालते हैं तो 82,500 आएगा। 37% निकालोगे तो 82,500 आएगा। और इसके बाद अगर 24B सेक्शन में जहां पे इंटरेस्ट का अब हम डिडक्शन देंगे, तो इंटरेस्ट है 97,500। और याद करो, इंटरेस्ट 100% अलाउड होने वाला है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 2 लाख एंड ऑल दैट लिमिट आती है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में साहब एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट चल जाता है। भले इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है तो भी अक्रूवल बेसिस पे हम अलाउड करा देते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाउस प्रॉपर्टी में इस पे भी एक एडजस्टमेंट थी। हम पूरा आपको रिकॉल कराते रहेंगे, प्लीज इन क्लासेस को पूरा कर लेना। तो साहब 2,75,000 में से 82,500 माइनस 97,500 डिडक्ट होने के बाद मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई है बताओ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी आ रही है 95,000 रुपीज। मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई है? 95,000 रुपीज। यहां तक बात क्लियर है? यस सर, यहां तक की बात तुमको क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। She had received the following cash gift from her relatives and friends during 1st of April 2021 to 31 मार्च 2022। अब गिफ्ट मिला है 56 to 10 IFOS की सेक्शन 15 बार याद कराई थी मैंने। रिलेटिव से कभी भी कुछ भी मिला हो एग्जेम्प्ट, और मैरिज के टाइम किसी से कुछ भी मिला हो कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक। फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड 51,000, हस्बैंड के पेरेंट्स से मिल गया, रिलेटिव है भाई साहब, किसी बात के टैक्स की बात मत करना। फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, मैरिड सिस्टर जो होती है हस्बैंड की वो भी तो सब रिलेटिव होती है मेरी, उससे भी हमको कुछ भी मिला उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज रिलेटिव से कभी भी कुछ भी मिला हो नो टैक्सेस। 11,000 पे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड, इसके हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया है। ओके, 1,51,000 एंड 21,000, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू आ गई 1,72,000 का। हस्बैंड का फ्रेंड इनको क्यों गिफ्ट कर रहा है वो तो यही जाने। हमें इतना पता है कि भाई साहब हस्बैंड का फ्रेंड रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता, और ये 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू का गिफ्ट हो गया है। मेरा आईएफओएस का सेक्शन 56(2)(10) यहां पे आके अपनी आंखें खोल देगा और मुस्कुरा देगा कि हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो। तो साहब यहां पे मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड भी हो गया,
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। IFOS का जो सेक्शन है वो 56(2)(10 यहाँ पे आके अपनी आंखें खोल चुका है और बोला है कि भाई 1,72,000 रुपीज की इनकम मेरे हाथों में भी होती है। आगे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर इतना क्वेश्चन तो हो गया, हमने इनका जो लिखा था डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया कि एक नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद सर कंप्यूट टोटल इनकम। सर जब हमको टोटल इनकम निकालनी है तो देखो कितना इजी हो रहा है। टोटल इनकम 1,95,000 प्लस 1,72,000, यही दो हेड की इनकम्स होंगी। हाँ सर, तो 1,72,000 प्लस 95,000, 1,72,000 प्लस 95,000 इज इक्वल टू 2 लाख। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो सर देखो कितना आ रहा है, 2,67,000 रुपीज आपकी क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई कि नहीं आ गई? टोटल इनकम 2,67,000 रुपीज आ गई। सर आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछता है टैक्स लाइबिलिटी। तो सर 2,67,000 के लिए टैक्स लाइबिलिटी फर्स्ट 2 लाख रुपीज तक होती है निल। उसके बाद के 17,000 का 5% आएगी सर कितनी, 850 रुपीज, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% जाएगा सर 34 रुपीज, 884 रुपीज आएगा। राउंडेड ऑफ, हमने आपको एक A4 शीट दी थी उसको पढ़ो, राउंडेड ऑफ आप कर दो एट द रेट नियरेस्ट 10 रुपीज तो 880 रुपीज का टैक्स बनता है। यहां पे कुछ कॉशन पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे बॉस। पहली बात, स्लैब रेट से जाएगा। दूसरी चीज, बहुत से बच्चे गलती करने वाले हो कि यहां पे लिखोगे कि साहब इस ये तो 5 लाख रुपए से कम का अमाउंट है इसलिए 87A का रिबेट दे दो, जो यहां नहीं मिलेगा। याद करो वो A4 शीट बहुत इंपॉर्टेंट A4 शीट है, जिसके पास नहीं है भाई टेलीग्राम से या मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप कर लो, हम भेज देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ एक ही पेज में समराइज करके दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है वो लिस्ट। देखिए इसी के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बहुत इस यही वाली लिस्ट है, पूरा सारे के सारे चार्ट्स सब कुछ स्लैब रेट लेके, और जो छोटी मोटी चीजें होती है ना सब कुछ मैंने इस पे लिख लिया कि कहाँ पे मैक्सिमम सरचार्ज क्या लगेगा, कब लगेगा, कहाँ पे हमें किन चीजों का ध्यान देना है, सब कुछ हमने इसी पे लिख दिया है। आप इस चीज को एक बार पढ़िएगा और इस वाले चार्ट को आप लोग अपने पास एक बार राइट डाउन कर ही लीजिएगा। प्रिंट आउट भी ले लोगे तो यार चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज दिखा देते हैं पहले आपको। देखो यहाँ पे रिबेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख हो तभी ये रिबेट मिलता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर भी आप लोग चेक किए थे तो मैंने देखा था कि आप लोग गलती करते हो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। रेसिडेंट होना चाहिए, इन पर्सन को वो नहीं मिल सकता। इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्ले करेगी आपके साथ कि लो इनको दे दो आप रिबेट, आपको नहीं देना, याद रखना सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को ही मिल सकता है। इस और ये पर्सन जो है कि नॉन रेसिडेंट थे इसलिए इनको नहीं मिलेगा हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। याद आ गया? तो साहब 880 रुपीज ही आपकी आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। कितनी आ जाएगी? 880 रुपीज की। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां तक है। सॉल्यूशन सर एक पेज, सॉल्यूशन सर दूसरा पेज, सॉल्यूशन सर तीसरा पेज, सॉल्यूशन सर लगभग चौथा पेज, 4 पेज का सॉल्यूशन। जिस तरीके से हम आपको इतना इजी वे में पढ़ा रहे हैं ना, आपको वैसे ही पढ़ना है। 4 पेज का सॉल्यूशन और लास्ट में भी इन्होंने 880 रुपीज ही निकाले। देखो आपको 3-4 चीजें ध्यान देखनी है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको री रीडिंग टाइम अपना बचाना पड़ेगा। री रीडिंग टाइम जो मैं आपको शुरुआत से सेव करवा रहा हूं, जो हम शुरुआत से आपका बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट लाइंस को पिक करना, वहीं पे सॉल्व कर देना। बार बार बैक आके क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट मैंने आपकी छुड़वा दी है। अब आप ओरल सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इस प्रैक्टिस को बरकरार रखेगा, प्रैक्टिस को छोड़ मत दीजिएगा आप लोग। री रीडिंग टाइम बचाना है, बिकॉज इतना बड़ा पेपर पहले पूरा होगा तो मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन का री रीडिंग टाइम बचाना है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ लो। ठीक ठीक है। अब चलो प्रेजेंटेशन पार्ट को भी सीख लिया जाए। सर इंस्टीट्यूट में मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन पे, प्रेजेंटेशन पार्ट सीख लेते हैं। प्रेजेंटेशन देखते हैं क्या है। देखो इन्होंने पहला क्वेश्चन था रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, तो पहले ये रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ सॉरी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, तो पहले ये रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ लिखेंगे। सेक्शन 6(1) जो कि बात करता है इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की, वो क्या कहता है? इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही या शी सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी वो रेसिडेंट है। सेम क्वेश्चन तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग। ही शी हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, वो भारत में 182 डेज और मोर रही हूं। या ही शी हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more for which has been in India at least 60 days in the previous year। मतलब इन्होंने सीधी बात कही। या तो फिर वो करंट ईयर में, देखो हम तो आपको शॉर्टकट भी लिखवाते हैं, करंट ईयर में 60 डेज रही हो और लास्ट के 4 years के अंदर 365 डेज रही हो तो भी, तभी वो रेसिडेंट होंगी, वरना ये नॉन रेसिडेंट है, जो हमारे केस में नॉन रेसिडेंट बन गई। तो यहाँ पे इसके बाद इन्होंने कहा इन इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशन मेंशन्ड अबव, ही शी इज अ रेसिडेंट, तब तो भैया वो रेसिडेंट है। और फिर हम आगे चेक करते थे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इफ बोथ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंडिविजुअल हमारा क्या हो जाता है, नॉन रेसिडेंट हो जाता है, जो कि इस केस में बन गया था। अब यहाँ पे छोटी सी बात और याद करो साहब, यहाँ पे ये जब नॉन रेसिडेंट बन गई तो इनकी इनकम भारत में क्यों टैक्सेबल हुई? कुछ याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया था, हम ऐसे एक ब्लॉक खींचते थे और लिखते थे EROS SU। कुछ याद आता है? अगर भारत में कमाए हो, भारत में पाए हो, या सर्विसेज जो आपने दिए वो भारत में यूटिलाइज हो गई, तो भारत में आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब भारत में आपने इनकम अर्न की है, भारत में इनकम रिसीव की है, या उस सर्विसेज के लिए पैसा मिला है जो सर्विसेज भारत में यूटिलाइज हो गई हैं, तो आपको भारत में टैक्स देना ही पड़ेगा, इवन आप नॉन रेसिडेंट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे इनको जो भी इनकम हुई है, IFOS वाली भी भारत में ही रिसीव हुई है, और जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी वो भारत के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी, भारत से इनकम हुई थी, इसलिए भारत में ही टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? आपको मजा आएगा अगर आपने पूरी क्लासेस कर ली है तो यार, अब इस चीज में तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आओ, देयरफॉर इसलिए द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस सी an American national for assessment year 22-23 has to be determined on the basis of her stay during the her stay in India in the previous year assessment year 22-23, that is previous year 21-22 and the preceding 4 assessment year। इसलिए भैया जब हम सी का निकालेंगे ना रेसिडेंशियल स्टेटस, तो हम देखेंगे कि वो भारत में इस साल कितने दिन रही और बीते 4 सालों में कितने दिन तक रही हैं। एक लाइन भी ऐसी है जो अभी तक आपको समझ में ना आई हो, सब कुछ हम ओरल पढ़ चुके हैं। अब देखो यार, हमें नहीं लगता आपको इतना लंबा ये लिखना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने होते हैं। तो आप इस लाइन को, प्रोविजन को स्किप कर दो और डायरेक्ट यार जिस तरीके से मैंने बताया वैसे लिखो, पूरा पेपर तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पे आप सीधे लिखिएगा सर, ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड द प्रीसीडिंग 4 year एज अंडर। देखो पिछले 4 प्रीवियस ईयर 21-22 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, 177 डेज रहे हैं, 1/4/21 से 19 सितंबर तक, और जब 27 मार्च को मैडम वापस आई हैं तो 31 मार्च तक। मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 177 डेज रही हैं वो। और पिछले 4 सालों में वो जस्ट पिछला साल में 16 दिन रही थी, और उसके पहले वो कभी भारत आई ही नहीं। तो पिछले पूरे 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 16 डेज ही तो रह पाई भारत में। भाई साहब इन 3 सालों में तो भारत आई नहीं, तो निल था। और जस्ट प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 में वो सिर्फ 16 दिन थी। तो पूरे पिछले 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ वो मैडम 16 दिन ही भारत रही थी। ठीक है सर, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। द टोटल स्टे ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो टोटल स्टे है ना इस एसएससी का ड्यूरिंग द प्रीवियस 182 दिन तो रह नहीं पाई, एंड ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर 16, एंड ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर प्रीसीडिंग दिस ईयर, अच्छा इस साल से पिछले 4 सालों में केवल 16 दिन ही रही हैं। तो साहब यहाँ पे 182 डेज वाली कंडीशन भी पिट गई, और करंट ईयर में अगर 60 दिन रह भी गई तो पिछले 4 सालों में 365 दिन भी नहीं रह पाए, ये वाली कंडीशन भी पिट गई। तो ये नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि 182 डेज और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी, हमारी दोनों कंडीशन पिट गई है। आगे देखते हैं। एंड ड्यूरिंग 4, चलो, देयरफॉर ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ 2 कंडीशन फॉर अ रेसिडेंट ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, दूसरी बार पढ़ा दी हो आप। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस सी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है इनकी? शोरूम लोकेटेड इन मुंबई रिमेन्ड ऑन रेंट, जो शोरूम वाली इनकम थी वो 11 महीनों के लिए थी। प्लीज यार इंटू 12 मत कर देना आप लोग, प्लीज आप प्लीज डेट्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि भैया 11 महीने के लिए आएगा और 2,75,000 आएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस कहीं नहीं दिए हैं तो अपने मन से हम ले नहीं सकते। नेट एनुअल वैल्यू भी मेरी सेम आ गई 30%, और इंटरेस्ट ऑन लोन जाता ही जाता है
आपका 95,000 रुपीज आ गया आपका क्या चीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या आता है, देखो कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज चार्जेबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 56(2)(10) if द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड्स 50,000 रुपए। याद आ गया? हाँ सर। तो 50,000 रुपए जो हमको पेरेंट के हस्बैंड दिए सर, वो भी मेरा टैक्सेबल नहीं होगा। जो 11,000 रुपए मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड दिए वो भी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिंस सिस्टर इन लॉ फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। रिलेटिव से कभी भी कुछ भी गिफ्ट मिले वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता है। ठीक है सर। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू फ्रेंड ऑफ हस्बैंड्स, इनके हस्बैंड के जो दोस्त इनको गिफ्ट दिए हैं 1,72,000 रुपीज का साहब, वो 50,000 रुपए से ज्यादा इसलिए टैक्सेबल हो गया IFOS के अंदर। तो 1,72,000 ये और 95,000 हाउस प्रॉपर्टी वाला, टोटल इनकम आ गई इनकी 2,67,000, जिसके ऊपर टैक्स क्या बना यहाँ पे 17,000 रुपए का। 2.5 लाख तक तो निल है, 2.5 लाख रुपए तक निल है ना। ओह प्लीज A4 शीट वो प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। 2.5 लाख रुपए तक तो निल है। नेक्स्ट 17,000 पे 5% के हिसाब से 850 रुपए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिए, 884 आया, तो राउंड ऑफ किया तो 880 रुपीज तक ही पहुंचे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना? सर इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, मजा ही आ रहा है हम लोग को भी। मजेदार तो क्वेश्चन है यार, सब कुछ पढ़ने के बाद तो इसमें कुछ बचा ही नहीं था। देखो अब कुछ नोट्स लिखना जरूरी है। नोट्स लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज नोट्स पे अगर वो 1/2 ऐसे नंबर भी दिया ना तो भी आपको 2-3 नंबर नोट्स पे मिल जाते हैं। अगर एग्जामिनर ने ऐसे नंबर भी दिए तो भी आपको 2-3 नंबर नोट्स पे मिल जाते हैं। ठीक है। और एक्चुअल में नोट्स वहां कभी कभी छोड़ने पड़ जाते हैं टाइम की शॉर्टेज होने के कारण, क्योंकि पेपर बड़ा आता है, नो डाउट। देखो एक्चुअल रेंट रिसिव्ड हैज बीन टेकन एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। मतलब याद करिए हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, ये सब वैल्यूएशन के बाद हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते थे। क्योंकि यहाँ पे वो डाटा रिसीव नहीं है इसलिए एक्चुअल रेंट को ही हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया। ये बात इन्होंने यहाँ लिख दी। दूसरी बात बोलते हैं इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव exceeds 50,000 rupees during the year, the entire amount received, that is the aggregate value of taxable gift received, मतलब दोनों, वो 1,51,000 एक दोस्त ने दिया था और दूसरे ने 21,000 दिया था, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर गई तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,72,000 इन अंडर सेक्शन 56(2)(10). ये नोट भी यार देखो ऊपर भी इन्होंने जब बार बार इस जगह को लिखा है तो या तो आप यहाँ पे मत लिखिएगा या तो आप यहाँ पे मत लिखिएगा या तो फिर अगेन दोबारा आके नोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लिखे हो, ऊपर आपके बल्कि 3 बार इस चीज को लिखा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर नीचे भी लिखोगे यार इतना टाइम वहां नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऊपर इस चीज को मेंशन ना करें, निल निल लिख दे, यहाँ पे 1,72,000 लिख दे और नीचे नोट देखे, और इन सब जगहों पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में आप नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इस तरीके से लिख दीजिएगा, आपका ही टाइम सेव होगा। तीसरा इन्होंने बोला कि सिंस मिस सी इज नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A इनको नहीं मिलेगा, वुड नॉट बी अवेलेबल टू हर, इनके पास भैया वो अवेलेबल नहीं है, इवन दो हर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड्स 5। क्लियर। चौथा बोलती है ये कि 115 BSc वाली जो सेक्शन है ना आपकी, वो 115 BSc ले या न ले इनके लिए कोई मतलब ही नहीं पड़ता है यार, क्योंकि 115 BSc नहीं लेने के कारण जो डिडक्शन इनको नहीं मिलता, यहाँ पे वैसे भी कोई डिडक्शन नहीं है, और 24B का इनको सिर्फ एक डिडक्शन मिला है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, ये वाला केवल एक डिडक्शन इनको जो मिला है वो 24B, अगर आप वो 115 BSc ले लेते हो तो भी अलाउड होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इवन क्वेश्चन में 115 BSc का जिक्र किया भी नहीं है, फिर भी नोट्स में लिख दिया गया है। देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस सी वुड बी द सेम इवन इफ ही ऑप्ट टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 115 BSc, अगर वो BSc लेंगी तो भी उनको उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा, सिंस शी वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी अंडर रेगुलर प्रोविजन एज वेल एज अंडर सेक्शन 115 BSc ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर है। इसके बारे में देखो क्वेश्चन में कुछ पूछा भी नहीं था, बट इन्होंने बोल दिया है तो चलो फिर भाई बोल ही दिया है। आइए नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, अभी तो आधा ही क्वेश्चन हुआ है, आगे का आधा क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बी, वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज, क्या इनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, अज्यूमिंग दैट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम
फ्रॉम इंडियन सोर्स इज 18 लाख एंड शी इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन यूएसए। हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर किसी की इंडियन सोर्स की इनकम एक्सीड करती है कितनी, 15 लाख रुपए, अगर साहब एक्सीड कर जाती है इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए और वो 182 डेज करंट ईयर में रह जाती हैं और बीते 4 सालों में वो 365 डेज रहते हैं, तो भी इनको क्या मान लिया जाता है, रेसिडेंट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, कहां गया, तो भी इनको क्या मान लिया जाता है, रेसिडेंट मान लिया जाता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? लेकिन सर यहाँ पे ये 120 डेज तो रह गई, बिकॉज करंट ईयर में ये 177 डेज रही हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 120 डेज तो रह ली, लेकिन पिछले 4 सालों में 365 डेज नहीं रह पाई हैं, तो भाई ये वाली कंडीशन भी पिट जाएगी। और ये इंडियन ओरिजिन भी होते हुए यहाँ पे इनके ऊपर भाई ये वाली सेक्शन नहीं लग सकती अब क्योंकि इंडियन ओरिजिन थी, 120 डेज से ज्यादा रहेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में 365 दिन नहीं रह पाई, इसलिए अगेन इस सेक्शन के अंदर भी नहीं फंसी, ये नॉन रेसिडेंट ही रह जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया। ये थोड़ा सा अमेंडेड पोर्शन था, पिछले बार अमेंडमेंट आई है इस पे, इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। आइए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सी इन केस शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड्स 18 लाख। लेकिन हमारा प्रोविजन 15 लाख का ही है, याद रखिएगा। If she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources exceeds 15 लाख, भैया 18 लाख 15 लाख से ज्यादा होता है, किताबों में देख लीजिए। The condition to stay in India for a period exceeding 120 days during the previous year and 365 days during 4 immediate preceding year would be applicable for being treated as resident। मतलब अगर अब इस पर्सन को रेसिडेंट बनाना है जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और भारतीय सोर्सों से, इंडियन सोर्सेस से उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई है ना, तो अगर वो करंट ईयर में 120 डेज रह जाए और बीते 4 सालों में 365 डेज रह जाए, तो भी हम उसको रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन यहाँ पे भी बीते 4 सालों में वो 365 डेज नहीं रह पाई, इसलिए रेसिडेंट नहीं बनी है। सिंस हर स्टे इन इंडिया एक्सीड 120 डेज इन प्रीवियस ईयर 21-22, 120 दिन से ज्यादा तो रह ली, बट द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज लेस देन 365 डेज बॉस। मतलब केवल और केवल 16 दिन ही रही हैं वो। द रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 61 वुड कंटिन्यू टू बी द सेम, दैट इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। वो मैडम अभी भी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ही हैं। ओके ओके सर, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ही हैं। फर्दर इसके बाद देखो कुछ एडिशनल लाइन बताते हैं ये। सिंस शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो ये इंडियन सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61A deeming an individual to be citizen of India would not get attracted in her case। अब क्या लिखा है साहब, हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ी थी, सेक्शन 61A जो थी, हाँ 61A ही थी शायद, क्या था सेक्शन, हाँ सेक्शन 61A ही, हाँ सेक्शन 61A थी, ठीक है सेक्शन 61A थी। हमने पढ़ा था कि अगर आप कहीं और के, अगर आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है इंडियन सिटीजन है और अपने रेसिडेंस डोमिसाइल या फिर अर्निंग के कारण किसी और जगह पे टैक्सेबल पर्सन नहीं बनते हैं, तो आपको भारत का डीम्ड रेसिडेंट आपको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा और इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। याद आ रहा है कुछ, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानने वाली बात। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भैया ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इनको डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं माना जा सकता है। बड़े मतलब मजेदार क्वेश्चन है इसके। देखो, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इनको डीमिंग एंड, इसलिए जो सेक्शन 61A है, डीमिंग एन इंडिविजुअल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो डीम्ड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को, वुड नॉट बी अट्रैक्टेड इन हर केस, वो इस केस में नहीं लग सकता क्योंकि इंडियन सिटीजन ही नहीं है, ये तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। Even though she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources exceeds 15 lakh and she is not liable to pay tax in USA। भाई वो लाइबल भी नहीं है यूएसए में टैक्स पे करने के लिए, फिर भी इनको डीम्ड रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। Therefore हर रेसिडेंशियल स्टेटस, इसलिए इनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है would be non resident in India for the previous year 21-22। इसलिए भैया प्रीवियस ईयर 21-22 में हमने सब कुछ लगा के देख लिया, मैडम सीजी जो है वो नॉन रेसिडेंट ही रह जाएंगी और इनको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, जो इनका 880 रुपीज का टैक्स आ रहा है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया और मजा भी बहुत आ रहा है।
यार जिस तरीके से मैंने आप लोग को अभी तक पढ़ाया है ना, अगर आप लोग उसी वे में मेरे साथ पूरी अभ्यास रीच कर लियो तो मजा ही मजा अब आएगा आपको। और क्या मैं बताऊं, इसके ज्यादा अब आप लोगों का टाइम और किल नहीं करना है, छोड़ो। बट अपनी क्वेरीज या फिर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास होगा ही। मेरा नंबर सेव कर लेना यार, और हाई भेज देना, तो स्टेटस पे ही हम मेनली इन्फॉर्मेशन लगा रहे होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग।